हेलो स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद ऑनलाइन फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम आपको प्राप्त होगा और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। चलिएगा हम फिजिक्स की अगली परिचर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल्स की हमें बात कर रहे थे और उसी कड़ी में हम आगे के न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी साइड्स जो है वो सभी सेम होती हैं और वो दे रखी है एल है। सभी वर्टेक्स के ऊपर, सभी शीर्षों के ऊपर क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज इक्वल रखे हुए हैं। ओके, और इसके सेंटर पे एक बिंदु O, इसका सेंटर हो O और उसके ऊपर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और इस क्यू पर आपको पूछा है कि कितना परिणामी बल लगेगा, किसके कारण, इन तीनों चार्जेस के कारण इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई ये यदि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हमने नाम दिया F1। इसने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को नाम दिया हमने F2। इसने इस पे फोर्स लगाया इधर और इस फोर्स का नाम दिया हमने F3। क्योंकि किसी भी धनात्मक आवेश के कारण लगने वाला बल जो है वो दूर होता है, बाहर की ओर होता है। यहाँ कहीं दूर होता है उस आवेश, उस पे लगने वाला बल की दिशा बाहर की ओर। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक हमारा जो ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके अंदर हमारे को सभी भुजाओं की पता होना चाहिए। इस बिंदु A से O तक की जो डिस्टेंस है, या हम कहें चार्ज क्यू, इस क्यू फोर्स पर, इस कैपिटल क्यू फोर्स पे जो क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, तो हमें इसकी डिस्टेंस की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसी प्रकार इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सभी इसमें सेम होती हैं। दूसरी बात, यहाँ जो एंगल है सभी इन बलों के बीच में, सभी बलों के बीच में जो एंगल है वो सभी एंगल भी बराबर बराबर है। तीन भागों में बटा हुआ है, तीनों एंगल 120 के होंगे, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आपको हमें पता होना ये आवश्यक है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले इस डिस्टेंस को मालूम करते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। ए से लेकर, इसको मैंने नाम दे दिया है एम, कि ये एम कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे को पता है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये L भुजा है और सामने वाली भुजा, और समबाहु त्रिभुज में केंद्र से जाने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, वो सामने वाली रेखा को समद्विभाजित करती है, या वो माध्यिका होती है, वो ही उसका लंब होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लेकर इस लंबाई का मान कितना आ जाएगा, L/2 आदि हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस लंब की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमितीय, कि यदि आपको एक भुजा का पता हो, आपको एक त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज की एक साइड का पता हो, तो हम दूसरी साइड ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें एक एंगल का भी क्या हो, पता हो। हमें यहाँ पता है कि समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम देखो, हमारे को क्या दिया हुआ है, समकोण के सामने वाली भुजा दी हुई है, इसका मतलब हमें कर्ण दिया हुआ है 60 डिग्री। ये एंगल, एक एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, तो 60 के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है, और सदैव एंगल के सामने वाली भुजा या कोण जो दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो आपको लंब ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर आपको ज्ञात करना है। तो ये दोनों इस फॉर्मूले में कहाँ सुटेबल होते हैं उसको देखिएगा। सबसे पहले तो लंब और कर्ण यहाँ होते हैं, मतलब साइन में, साइन के फॉर्मूले में तो साइन 60 डिग्री कितना आएगा, देखिएगा, साइन 60 डिग्री बराबर लंब अपॉन कर्ण। लंब का मान कितना है, am,
और करंट की वैल्यू कितनी है AQ AC, और इसकी वैल्यू जब हम AM अपॉन AC की वैल्यू कितनी है L, तो आपके पास में sin 60, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AM, और इनटू में क्या आ जाएगा ये L इसके गुणा में। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये भी आपको ध्यान में रखनी है √3/2, ये AM आ गया हमारे पास में। ओके, ये हमारे पास में आया AM। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो अन्य एक फॉर्मूला जो भी आपको ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला क्या है कि ये जो समबाहु त्रिभुज का केंद्र है ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। मतलब पहले वाला ये जो मान है इसकी लंबाई है 2 और इसकी लंबाई कितनी मान लीजिएगा 1, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 2 + 1 3, और इसका अनुपात कितना हो गया 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि AO अनुपात AM कितना आता है 2/3, क्योंकि AO है वो 2 भाग होगा पूरी लंबाई में से, और AM जो है वो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 2/3। तो यहां से हमारे पास AO की वैल्यू कितनी आ गई, AM की हमने ज्ञात कर रखी है, तो AO की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 गुणा AM, 2/3 गुणा L गुणा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना आया L √3/3, और हम इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो ऐसा जब यहाँ लिखेंगे तो एक √3 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा L/√3 है बस हमने। अब देखिएगा ऐसा हम किया हमने, तो हमारे पास में ये निकल के आया। दूसरा तरीका, यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो किससे करें, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई AO की, ध्यान रखना कितनी आई, देखिएगा AO हमारे पास में कितना आया L/√3। दूसरा हम कैसे निकालें, तो यहीं से देख लीजिएगा, ये इस पे लंब होता है, माध्यिका इसका लंब सदैव समबाहु त्रिभुज के केंद्रक से गुजरता है, इसका मतलब लंब ही क्या होती है माध्यिका, और माध्यिका क्या होती है लंब। तो यदि ये इसका क्या है 90 डिग्री है, ये L/2 है, ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये केंद्र से जाने वाली है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां से भी हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ये आधार, और हमें कर्ण क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम यहाँ वही लंब और कर्ण, यहाँ आधार और कर्ण में संबंध ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे cos 30 का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि LAL/K के अंदर देखते हैं तो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है cos का। देखो ये जो व्यक्त करते हैं वो करते हैं साइन और कोसेक को, ये व्यक्त करते हैं cos और सेक को, और ये अनुपात व्यक्त करता है टेन और कोट को, ये ध्यान में रखना है। ये ऐसा लेंगे L/K A/K आधार/K कर्ण लंब/, तो ये तो होगा साइन कोस और टेन। जब इनका उल्टा करेंगे K A/L AL, तो इस टाइप में कोसेक सेक और कोट के फॉर्मूले हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ से हम जब कोस का फॉर्मूला लगाएंगे कोस 30 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 30, और कोस 30 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा आधार/कर्ण। आधार का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है L/2, और कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर्ण का मतलब क्या है CO, हम CO भी लिख सकते हैं, तो यहाँ CO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/2 बट्टे में क्या आ जाएगा cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 2 से 2 नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो L/ कितना आया √3। तो किसी भी मेथड से सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, चाहे इससे करो और चाहे इससे करो, ओके। और भी कई तरीके हमारे पास में हैं, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों हमने तरीके देखे, और हमने क्या ज्ञात किया, हमने AO की मैं बात करूं या फिर CO की बात करूं या फिर मैं BO की बात करूं, तो तीनों वैल्यू कितनी आएंगी L/√3। इसके बाद देखिएगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों फोर्सेस
चार्ज समान है, क्यों 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 और क्यों क्यों डिस्टेंस पे क्या है समान है, तो तीनों बलों का जो परिमाण होगा वो सदैव क्या आएगा, इक्वल आएगा। पहली बार ये इक्वल आएगा तो हमने स्क्वायर सदिश मान लिया, F मान लिया, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो हम जानते हैं कि Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस, यही तो होगा। तो डिस्टेंस कितनी, L बाई अंडर रूट 3, तो L बाई अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इस F की वैल्यू कितनी आ गई, K Q अपॉन L स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ इसके गुणा में आ गया 3। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। किस पे लग रहा है ये फोर्स, एक चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, तो सभी के कारण बराबर लग रहा है। अब देखिएगा इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, इस कारण से ये वैल्यू नहीं आएगी। अभी देखिएगा F2 और F3 की बात करते हैं, F2 और F3 की। F2 और F3 ये जो दोनों जो फोर्स हैं वो किस प्रकार से लग रहे हैं, देखिएगा दोनों के बीच में एंगल है 120, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। तो हम समांतर चतुर्भुज नियम से इसका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। परिणामी ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, F नेट, तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2, और यहाँ F2 F3 है तो F2 F3 और cos दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 120। तीनों के परिणाम, दोनों के परिणाम आपस में बराबर है, सभी के बराबर है, F के बराबर, तो F हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो F जब लिखे तो हमारे पास में क्या आएगा, F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर, यहाँ भी F इंटू F कितना हो जाएगा F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, cos 120 बराबर लिखेंगे cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 होता है माइनस का साइन 30, और माइनस का साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस का 1/2 है वैल्यू। तो cos 120 इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2, क्योंकि cos 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और वहां पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू F स्क्वायर, तो माइनस का 2F स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये तो आएगा। तो देखो F स्क्वायर जो है cos 120 की वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ तो माइनस का 1/2 रखेंगे, तो माइनस तो इसके साथ में आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर को कैंसिल करके घटाएंगे तो कितना आएगा F स्क्वायर, तो अंडर रूट का कितना आया F स्क्वायर, और ये कितना आया F। इसका मतलब F नेट किसके बराबर है, F के बराबर है, और F कौन है, तीनों बलों का परिमाण बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का परिणामी भी इन्हीं के परिणाम के क्या आता है, बराबर। फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम या तो यहाँ से सममिति से देखकर बता सकते हैं कि इनका जो परिणामी है वो इधर सीधा ऊपर की ओर जाएगा, वरना समांतर चतुर्भुज नियम हमें दिशा भी बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा बराबर क्या है, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। एक बल को मान लीजिएगा, ये एंगल जो है वो क्या है, अल्फा है, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो देखिएगा क्यों, P तो हो गया, इसको मान लीजिएगा ये तो हो गया P, और ये सदिश हो गया क्यों। तो P का परिणाम कितना आएगा F, क्यों का परिणाम F, सबका परिणाम F ये हम जान रहे हैं। यहाँ साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल 120, P F, यहाँ F cos थीटा 120, तो F यहाँ से भी बाहर आएगा, F वैसे भी साइन 120। तो देखो cos 120 की वैल्यू तो आती है -1/2, और sin 120 की वैल्यू देखना sin 90 प्लस 30 इतना, तो sin 90 प्लस 30 होता है प्लस का cos 30 अंडर रूट 3/2। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे हम, तो देखिएगा हमारे पास में क्या आएगा, f sin 1/2 का तो वैल्यू आ गया अंडर रूट 3/2, ये आ गया हमारे पास f माइनस का f/2, माइनस का 1/2 होती है cos 120 की वैल्यू। ओके, अब देखिएगा
यहां से जब हम इसको घटाएंगे, यहां से जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो F/2 आएगा। कितना आएगा? F/2। अब देखो तो tan अल्फा बराबर इज इक्वल टू F इंटू √3/2 और F/2, तो F से F कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना वैल्यू आया? √3। और tan अल्फा में रूट की वैल्यू किसकी होती है? tan 60 की। किसकी होती है? tan 60 की। tan से tan कैंसिल और अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। इसका मतलब है ये अल्फा कितना है? 60। हम देख रहे हैं F1, F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है? 120। इसका मतलब हाफ हो गया। ये 60 डिग्री और ये भी कितना? 60 डिग्री। और इसकी जो दिशा होगी F नेट, इन दोनों का F नेट ऊपर जाएगा और इसको ये किसके बराबर आ रहा है? F के बराबर आ रहा है। अब देखो नीचे वाले बल का परिणाम नीचे की तरफ F1 है जो कि F के बराबर ही है। इन दोनों का परिणाम भी किधर है? F के बराबर है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि दो बल इस पर कार्य कर रहे हैं इस टाइम, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, प्रकृति में विपरीत, मतलब इनकी दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं, जबकि परिमाण में दोनों क्या हैं? समान हैं। इसलिए टोटली फोर्स हम देखेंगे तो इस पे कितना आ जाएगा? 0। तो Q पर टोटली चार्ज जो है, Q पर टोटली चार्ज जो है वो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F1 और एक आएगा -F1। दोनों का जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0, या F माइनस F बराबर 0। है बात समझ में? तो देखिएगा इस प्रकार से। अब इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है कि यदि ये चार्ज क्यों नहीं रखा है, यहाँ चार्ज क्यों नहीं है, आपको यहाँ चार्ज क्यों नहीं दिया गया है? आपको सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, हमें इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे रखे स्मॉल q चार्ज के कारण उत्पन्न कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछे तो सारी की सारी सेम जो हमने क्रियाएं यहाँ पे की, सेम एंड जो हमने प्रतिक्रिया दर्शाई, वो का वो आंसर उसी तरीके से उसी टाइप से वो करना है कि मान लिया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 वेक्टर आएगा, इसके कारण मान लिया E2 वेक्टर आएगा, इसके कारण मान लिया E3 वेक्टर आएगा। ओके, तीनों का परिणाम क्योंकि डिस्टेंस यही आएगी L/√3, तो आप कहोगे इनके कारण यहाँ क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी? मतलब यहाँ आवेश सबके समान है, क्यों 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 है, तो इसका मतलब इसमें तीव्रता भी क्या आएगी? समान। तो आप ये कहोगे E1 E2 सदिश और E3 सदिश तीनों का परिमाण क्या आएगा? E के बराबर, मतलब क्या आएगा? बराबर, और वो भी कितना? K Q/r²। तो यहाँ r की जगह कितनी वैल्यू है? L, तो L/√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में K Q और 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा L²। तो ये वैल्यू किसके आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे। फिर इन दोनों का परिणाम ही ज्ञात कर लो, वो ऊपर की तरफ आएगा और वो भी किसके बराबर आएगा? जो हमने देखा वैसे ही। फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E नेट, तो कितना आएगा? निकल गई 0। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपको एक वर्ग दे दिया जाए जिसकी भी सभी साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। इस पर क्यों और क्यों चार्ज रख दिए जाए और इसके केंद्रक में कोई चार्ज कैपिटल क्यों रख दिया जाए और इस पूछा जाए कि टोटली फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, परिणामी बल इस पे कितना होगा? तो 0। आपको यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वो भी इसी प्रकार से आप ज्ञात करोगे और वो भी कितनी आएगी? 0। ओके, और इससे अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऐसे में ऐसे करते में हमने एक यहाँ भी कल क्वेश्चन की बात की कि दो चार्ज इन शीर्षों पे रखे हैं, तीसरा आपका शीर्ष है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात की थी। इसी प्रकार आपको यहाँ भी पूछ सकता है कि मान लीजिए ये वर्ग है, इसके तीनों शीर्षों पे ये चार्जेस रखे हुए हैं, आपको ये पूछ ले कि भाई इस चौथे शीर्ष पर इन तीनों चार्जेस के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, या ये पूछ ले कि कोई अन्य एक चार्ज यहाँ हमने कैपिटल क्यों रखा है, तो इस पर तीनों आवेशों के कारण परिणामी बल कितना होगा। तो ये सेम प्रोसेस इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा,
इसके कारण इधर होगा, फिर हम इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे, वो भी किधर आएगा, इधर आएगा, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, सदिश योग कर देंगे दोनों का, तो आपके पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा। आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछा है वैसा उसको आपको आंसर देना है। तो हमारे एक क्वेश्चन के अंदर हमारे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन के बाद में बात की, उसके अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन की बात की। देखिएगा सबसे पहले इस फोर्थ क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछा है कि ग्राफ फर्स्ट और सेकंड की विवेचना कीजिए, कि आप इस ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है ये पार्ट पढ़ने के बाद में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इसमें हमने कूलॉम के नियम के अनुसार फोर्स पढ़ा, और फोर्स और हमने आर के बीच में एक ग्राफ खींचा। कूलॉम फोर्स के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो कूलॉम बल और किसमें खींचा गया है, दूरी में, दो आवेशों के बीच में डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमारी विवेचना ये होगी कि ये ग्राफ दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस r तथा उनके बीच में लगने वाला फोर्स के बीच में खींचा गया है, r व F के बीच खींचा गया है, पहली बात। दूसरी बात करें तो फर्स्ट ग्राफ हमें क्या बता रहा है, फर्स्ट ग्राफ हमें यह बता रहा है कि ये जो फोर्स का मान है वो पॉजिटिव है। फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। और आप जानते हैं फोर्स पॉजिटिव कब आता है, जब कोई भी दो चार्ज सहजाती होते हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव निगेटिव होते हैं, तो फोर्स क्या होता है, कैसा आता है, फोर्स पॉजिटिव। इसका मतलब है, और फोर्स होता कैसा है, प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ग्राफ, दूसरा लिखेंगे फर्स्ट ग्राफ में फोर्स का मान क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसका मतलब आवेश कैसे हैं, सहजातीय हैं। तीसरा, यदि आवेश सहजातीय हैं तो फर्स्ट ग्राफ प्रतिकर्षण प्रकृति को शो करता है। किसको शो करता है, प्रतिकर्षण प्रकृति को शो करता है, दर्शाता है। ये तो हुआ फर्स्ट के बारे में। चौथा इसका पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे जैसे r डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे f की वैल्यू कम होती जाएगी। अब हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि r व f, ये तो सही है, r और f के बीच में ग्राफ खींचा गया है। दूसरा, फर्स्ट ग्राफ जो सेकंड ग्राफ में f क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब है ग्राफ किसमें खींचा गया है, पॉजिटिव निगेटिव में, या निगेटिव पॉजिटिव आवेश, मतलब आवेश विपरीत प्रकृति के हैं उनमें ये ग्राफ खींचा गया है नीचे वाला। इस कारण से फोर्स का मान निगेटिव आएगा, और निगेटिव फोर्स का जब भी मान आता है तो किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है। इसका मतलब है ये जो बल, इसमें भी देखिएगा जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे r बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो तो किसको शो करता है, आकर्षण को शो करता है, और ये किसको शो करता है, ये ग्राफ प्रतिकर्षण को शो करता है। इस प्रकार से आप इसके बारे में बताएंगे। ओके, आगे की देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जल का पराविद्युतांक 80 है। जल का पराविद्युतांक कितना है, 80। मतलब जल का पराविद्युतांक आपके पास में 80 है, मतलब K की वैल्यू 80 है, या मैं कहूं एप्सिलॉन R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 80। तो आपको विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। विद्युतशीलता का मतलब है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन M, मीडियम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला हमने लिखा था क्योंकि जब हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान या विद्युत पराविद्युतांक का मान निकाला तो ये सूत्र आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। जब इसमें वैल्यू पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 है।
एप्सिलॉन की वैल्यू हम जानते हैं जल के लिए कितनी होती है, यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे 80। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, विद्युतशीलता की वैल्यू आ गई। आप इसको मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट निकाल सकते हैं। यह आ गया आपके पास में एप्सिलॉन एम, या विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता। तो जल का प्रायोगिकांक इतना है तो इसकी विद्युतशीलता इतनी होगी। इसका यूनिट कितना आएगा, तो देखो एप्सिलॉन आर की तो कोई भी मान नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी क्या है विद्युतशीलता, नीचे भी क्या है विद्युतशीलता, दोनों का मात्रक समान होता है, इसलिए मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। याद रखना है एप्सिलॉन आर कैसा होता है, विमाहीन। इसका मतलब है ये तो विमाहीन हो गया, तो फिर एप्सिलॉन की विमा क्या आएगी, तो आपको मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है फॉर्मूला, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका तो क्या हो गया न्यूटन, इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया कूलॉम स्क्वायर। तो ये तो आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, इसका विपरीत आएगा, ऐसा ही एप्सिलॉन का आएगा। तो कितना आ जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में किसकी आ गई, विद्युतशीलता की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा हमें दिया हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र, हमने मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उसमें एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक अल्फा कण है। उनके त्वरणों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि इसका त्वरण जो है वो AP है, इसका त्वरण जो है वो AD है और इसका त्वरण कितना है, A अल्फा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होंगे, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होंगे तो क्या क्या होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे तो हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, F बराबर Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E। तो सबसे पहला कौन सा है, P, तो QP मतलब प्रोटॉन का चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इनका गुणनफल क्या होगा, इस पे लगने वाले बल का मान आएगा। इस बल की वैल्यू हम, यदि इनके पास त्वरण है, यदि गतिशील है तो इसका मतलब इसके पास त्वरण है, और त्वरण और द्रव्यमान यदि आपके पास दिया हुआ हो तो हम त्वरण की मतलब बल की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, F बराबर ma फॉर्मूले से। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि F बराबर कितना होता है, m इंटू a, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, QE बराबर ma, और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी QE अपॉन m, QE अपॉन m। यदि ऐसा हमारे पास आ गया तो हम अब सबकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा, तीनों का अनुपात कितना आएगा, देखा AP, तो हम क्या लिखेंगे QP ME, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए समान है, M तो प्रोटॉन का द्रव्यमान MP अनुपात। दूसरे की बात करें, ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का त्वरण कितना हो जाएगा, QD, ड्यूटेरियम का आवेश, ड्यूटेरियम पर चार्ज कितना है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, E में, और इसका द्रव्यमान कितना है, MD। ओके, तीसरे की बात करें तो यहाँ कितना आएगा आपके पास में, Q अल्फा, E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और M अल्फा, इतना वैल्यू आया। अब हम देखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सब में समान है, कैंसिल हो गया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज QP E के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनात्मक, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, नो प्रॉब्लम। तो QD कितना आएगा, तो हम जानते हैं, देखिएगा QD मतलब ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम मतलब एक अल्फा कण होता है, एक आपके पास में क्या हुआ ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो चार्ज तो वही एक के बराबर, मतलब ये एक आयनित कण है ड्यूटेरियम, तो इसके पास भी चार्ज QP के बराबर होगा, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तीसरा यदि हम बात करें, ये ड्यूटेरियम के लिए हो गया, अल्फा कण की बात करें तो Q अल्फा बराबर, तो अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का कण, और हीलियम के कण में दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। इसका मतलब चार्ज, मतलब हीलियम कैसा होता है, द्विआयनित होता है, हीलियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, ठीक है। तो द्विआयनित हीलियम तो Q अल्फा, तो दो प्रोटॉनों के बराबर, तो मैं कह सकता हूं 2QP, या मैं कहूं 2E, इसका चार्ज E के बराबर। ओके, तो याद रखना अल्फा कण सदैव कितना चार्ज रखता है, हीलियम के जितना, मतलब अल्फा कण को हम हीलियम नाभिक में मान सकते हैं, हीलियम नाभिक के समान होता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा यहाँ हमारे पास चार्जेस की वैल्यू आ गई, तो द्रव्यमान की वैल्यू ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻77 kg
ये होता है। अब अलग लगभग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है, इसके ही इक्वल होता है। लगभग पॉइंट में, दशमलव में थोड़ा सा इसमें अंदर आता है, लगभग वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो आपके पास में mp बराबर mn होगा। तो देखिएगा द्रव्यमान, हम बात करें mp तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो mp हो गया। फिर हम बात करें d की, md तो md कितना आएगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो 2mp के बराबर आ जाएगा। लगभग mp mn के बराबर है, तो 1p 2p हो गए। ऐसे मान लो दो प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर क्या आएगा, इनका द्रव्यमान आएगा। फिर बात करें अल्फा की, ये ड्यूटेरियम का द्रव्यमान हो गया। हम बात करें अल्फा कण के द्रव्यमान की, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना आएगा, देखो दो प्रोटॉन और दो, हमने अभी लिखा था दो प्रोटॉन होते हैं और दो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो कितने हो गए, 4, तो 4mp ये हो गए द्रव्यमान। अब सारी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास में इनका रेशियो AP AD और A अल्फा। तो देखिए QP की जगह मैंने लिख दिया E अपॉन MP की जगह MP लिख दिया। QD ये भी E, MD की जगह हमने क्या लिख दिया, MD 2mp ओके। Q अल्फा 2E, M अल्फा 4mp ये लो जी, E से E कैंसिल, MP से MP कैंसिल, 2 से कैंसिल 2, कितना आया रेशियो हमारे पास में आया 1/1, 1/2 और 1/2। तो अब क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम ले लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, तो कितना आएगा 2:1:1। ये हमारे पास में क्या है, इनका रेशियो, किनका, त्वरणों का। इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब जब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करेंगे तो इनके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 2:1:1। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट चैप्टर के वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 गाउस नियम के अनुप्रयोग, ओके, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे डिटेल से। उतने दिन आप उस जब तक हम उसको पढ़ें उतने दिन आप ये फर्स्ट चैप्टर है उसको क्लियर कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। यदि कोई भी डाउट इसमें आपको होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।